क्यों इसको कहते हैं कि रंक से राजा बनाता है, रोडपति से करोड़पति बनाता है। राहु वो क्रिएटिव जीनियस हैं जो इंसान को एकदम से फेस इन अ क्राउड बना देते हैं। मृत्यु को कहा गया है किसी एक चीज की मौत होगी तो नई चीज आएगी। आपके जीवन से कलेशों की मौत होगी तो ही तो सोना बनकर निखरोगे। 8वें भाव के राहु वो कराते हैं। सेकंड हाउस में राहु मिलेंगे तो परिवार पे ध्यान देना, खाने पे ध्यान देना, पैसा जोड़ने पे ध्यान देना आपका कोर पर्पस रहेगा। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर मेहरबान हो जाए तो आपको रंक से राजा बना सकता है, लेकिन ये मेहरबान कब होगा, कुंडली में इसकी स्थितियां क्या हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। किन लोगों पर ये मेहरबान होता है ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का पूरा पॉडकास्ट ना राहु पर रहेगा। राहु द किंग मेकर, यस, राहु पर रहेगा ये पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं योगेश शर्मा सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार एंड धन्यवाद सर। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ आज राहु पर बात करने के लिए, क्योंकि जनरली बहुत मिसलीड रहते हैं लोग राहु का नाम सुनकर, अरे यार राहु आ गया, केतु आ गया। बट मैंने ये भी सुना है कि अगर राहु मेहरबान तो नहीं, हम गधा पहलवान बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहावत है। राइट। हाँ, हम किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट समझाना तो चाह रहे हैं। यस जी। लेकिन यहाँ पे राहु के बारे में अगर तो मैं यही स्टोरीज सुनानी शुरू कर दूं तो वो एक प्रवचन सा बन के रह जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। राहु को समझना है तो हमें राहु का जो सिंबलिज्म है उसको समझना होगा। बिल्कुल। अब सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में राहु प्लेनेट है कहाँ पे? ये तो छाया ग्रह है। छाया ग्रह है। इसका क्या मायने हैं, कृपया बताइए। नहीं, ये मतलब छाया के रूप में आते हैं। छाया के रूप में दरअसल चंद्रमा का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, हाँ जी, उसका जो नॉर्थ बिंदु है वो राहु कहलाता है, उसका जो साउथ बिंदु है वो केतु कहलाता है। ओके। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा इमोशनल बैलेंस। चंद्रमा है वर्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस। तो उस थॉट प्रोसेस या इमोशनल बैलेंस का जो एक बिंदु है वो राहु है और दूसरा केतु है। यानी राहु और केतु दोनों की एनर्जी हमारी सोच से, हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा ये हैवी हो गया शुरू में ही, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम तो राहु के बारे में कोई ऐसी चर्चा करेंगे जो रंग से राजा बनाती हो, करोड़पति बनाती हो, रोडपति से करोड़पति, यू नो। तो इस चीज को नहीं समझेंगे ना तो वही रोडपति करोड़पति वाले सीन में ही फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वर भानु राक्षस, हमारी माइथोलॉजी इतनी खूबसूरत है, हमें स्टोरीज के माध्यम से इतनी गहरी बातें बता दी गई। देखिए, ऋषियों ने शुरू से ही क्या देखा, शुरू से ही क्या समझा कि उनके जो सूत्र हैं वो पात्र के पास जाएं। हाँ बिल्कुल। पात्र के पास ना जाएं जी। और जो चीज एक पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हो गई वो हर एक के हाथ में जा सकती है, लेकिन उसमें से अमृत कौन निकालेगा? जो पात्र है। तो इसको समझने की जरूरत है, आप पात्र बनिए। तो ये जो स्टोरीज हैं इस गहराई में नहीं जाएंगे कि वो सचमुच हुई थी कि नहीं, आप उनको समझ के चलिए उनसे आपको सीखने को क्या मिल रहा है। सिंबॉलिक भी है तो सीखने को मिल रहा है। हाँ जी। स्वर भानु राक्षस था जो अपना ही किसी डोमेन का एक राजा था। जब देवताओं में अमृत बट रहा था सागर मंथन के बाद, तो वो भी डिस्गाइज करके देवताओं में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। विष्णु जी ने टाइमली उसको रोकने के लिए उसका गला काट दिया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। मैंने 2 लाइनों में सारी स्टोरी बता दी आपको। अब इसमें से अभी तक के पॉइंटर्स देखिए कि एक ऐसी ऊर्जा जो डिस्गाइज कर सकती है, जो भेष बदल सकती है, जो भ्रम में डाल सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो अपने देश का राजा है। एक ऐसी ऊर्जा जिसको अमर रहने की लालसा है। एक ऐसी ऊर्जा जिसकी देवताओं से नहीं बनती है। एक ऐसी ऊर्जा जो खुद असुर है। जो सुर में ना हो वो असुर। असुर का भी मतलब हमने वो सीरियल्स वाला लगा लिया, सींग वाला, बड़े दांतों वाला। जो सीधी बात है, जो हारमोनी में नहीं है, जो सिम्फनी में नहीं है, वो असुर है, सुरीला नहीं है वो। तो किसी भी तरह से काम करना बस कर देना, वो राहु है। हसलर, जुगाड़, राहु है। तीव्र इच्छा अमर होने की, राहु है। जो सिस्टम से चलते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, वो राहु नहीं है, वो उनसे उल्टा है।
वो कहता है अपन ही सिस्टम है, वो राहु है। अभी तक की तो स्टोरी ये निकली। ठीक। साथ में आपके इमोशनल प्रोसेस का एक पार्ट राहु है, चंद्रमा के ऑर्बिट का पार्ट है ना, वो राहु है। पिछले पॉडकास्ट में अगर आपको याद होगा मैंने एक बात की थी कि बर्थ चार्ट में राहु कहां मिलते हैं, जहां पे पिछले जन्म में हम चीजों को इग्नोर करके आए होते हैं, इस जन्म में हमें वो चीजें एक्वायर करनी हैं, तो हमें राहु वहां पे मिलेंगे। फर्स्ट हाउस में राहु मिलेंगे तो आपके जीवन का एक कोर पर्पस होगा खुद पे ध्यान देना। क्योंकि लग्न। सेकंड हाउस में राहु मिलेंगे तो परिवार पे ध्यान देना, खाने पे ध्यान देना, पैसा जोड़ने पे ध्यान देना आपका कोर पर्पस रहेगा। थर्ड हाउस में राहु मिलेंगे, यहां पे बहुत सारे लोग ना जहां पे राशि के आगे नंबर लिखा होता है ना उसको हाउस मान देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेनती करूंगा आप लोगों से भी कि जितना हो सके आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऑनलाइन बड़े टूल्स, बड़े वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको हाउस और राशियों में फर्क बता देंगे। तो मैं फिर से अपनी बात की कंटिन्यूटी पे आता हूँ। थर्ड हाउस में राहु होंगे तो आपको नेटवर्किंग एक्वायर करनी है। पिछले जन्म से बड़े कटे कटे आए थे सोशल सर्कल से, इस बार सोशल होना है। थर्ड हाउस के राहु वालों के बारे में देखा गया है जितना ये अंतर्मुखी रहते हैं ना, इनको थायराइड की समस्या होनी शुरू हो जाती है, इनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इनको हाईली एडवाइजेबल है खूब बोलो, खूब मिलो लोगों से, खूब दिखो, खूब बिको। नहीं दिखोगे नहीं बिकोगे। फोर्थ हाउस के राहु हैं तो इनको अपने घर पे ध्यान देना है। सन्यासी बन के कुछ नहीं होगा, घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, घर के जिम्मेदार मेंबर बनना है। फिफ्थ हाउस के राहु होंगे तो इनको संतान पे क्वालिटी टाइम देना है, लर्निंग सीखते रहना है, इनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है। इनका प्रारब्ध ही इसी में है। पिछली बार ये किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट बन गए थे, कई चीजें अछूती रह गई थी, हर चीज एक्वायर करी है ना इस बार। छठे घर में है तो छठे घर के एट्रीब्यूट्स क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, इनसे डील करते रहिए, इग्नोर मत करिए। ना रोगों को इग्नोर करिए, ना कंपटीटर को इग्नोर करिए, और ना ही कर्जे को इग्नोर करिए। कर्जा है तो पकड़ लो और खत्म कर दो, दुश्मन है तो उस पर विजय पाओ। इस तरह से सातवें घर में है तो अपनी मैरिड लाइफ को इग्नोर नहीं करना है, मैरिड लाइफ की हर खुशियों को एक्वायर करना है। सातवें घर के राहु वालों की शादी क्यों खराब कही जाती है? क्योंकि वो पिछले जन्म का प्रारब्ध क्या लेके आए थे? रूखी सूखी शादी। इस जन्म में उसी को कंटिन्यू करेंगे तो खराबी होगी। सातवें भाव के राहु वाले क्या करते हैं? लाइफ पार्टनर के प्रति ओवर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, उनके प्रति पॉजेसिव हो जाते हैं। ये किसको फोन किया था, कहाँ गए थे, अभी वीडियो कॉल करो, दाएं बाएं दिखाओ। आपने ऐसे कई लोगों के एट्रीब्यूट देख सुन रखे होंगे। सातवां राहु यानी ओवर पॉसेसिव होने की कोशिश, पिछले जन्म की उस कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक रुकना था पता ही नहीं है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ज्ञान विवेक भी तो बुद्ध के रूप में आपके पास है ना, खाली राहु तो नहीं है कुंडली में। अष्टम भाव के राहु हैं तो अष्टम भाव को लोग बस मृत्यु का भाव कह के चुप हो जाते हैं। अरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, कीड़ी से नारायण बनने की यात्रा है। आठवां भाव जो है आपकी बहुत बेहतरीन साइड आप तक लेके आएगा। मृत्यु को कहा गया है किसी एक चीज की मौत होगी तो नई चीज आएगी। आपके जीवन से कलेशों की मौत होगी तो ही तो सोना बनकर निखरोगे। आठवें भाव के राहु वो कराते हैं। और तभी कहा गया है, लाल किताब में इसको कुछ और बोला गया है, इसको बोला गया झूले सी जिंदगी, लाइफ लाइक अ स्विंग। क्यों बोला गया है? क्योंकि अष्टम भाव के राहु वाले अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, लाल किताब भी एक जगह पे आके उसकी जड़ें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही मिलती हैं। आठवें घर के राहु वाले अगर जीवन में बदलेंगे नहीं ना खुद को, तो झूले जैसे अप एंड डाउन ही होते रहेंगे। बदल लेंगे तो नारायण बन जाएंगे। नौवें भाव धर्म कर्म के घर में राहु है तो ये लोग अपने धर्म में भी एक्सपेरिमेंटिव हो जाते हैं, अपनी इबादत करने, पूजा करने के तरीके में भी ये रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंटिव हो जाते हैं। कई बार पुराने रिचुअल से नहीं जुड़ते हैं और ये पेन का कारण बनता है। 10वें भाव के राहु हैं तो इनको अपने वर्क प्लेस पे सुपर स्पेशलाइजेशन एक्वायर करनी है। 11वें भाव के राहु हैं तो इनको सबसे जरूरी जो अपने जीवन में स्किल एक्वायर करनी है वो है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को परमानेंट बनाना। इनकी अर्निंग कैपेसिटी सीजनल नहीं होनी चाहिए,
इनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है कभी भी सिचुएशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि परिस्थितियां बदली तो अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई। कई लोगों की अर्निंग कैपेसिटी नोटबंदी में खत्म हो गई, कई लोगों की अर्निंग कैपेसिटी कोविड में खत्म हो गई, लेकिन जिन्होंने एक फूल प्रूफ तरीके से अपनी अर्निंग कैपेसिटी बनाई थी वो तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कमा रहे हैं। अर्निंग कैपेसिटी सीजनल नहीं होनी चाहिए 11वें घर के राहु वालों की। और 12वें घर के राहु वाले जो हैं, घर से दूर जाके बसो, विदेश से कनेक्शन रखो, या लाइफ अमंग न्यू एंड एलियन पीपल, तो बड़ा सरवाइव करेंगे। तो ये तो राहु का कोड है आपके बर्थ चार्ट के द्वारा। एक हल्का फुल्का सा कोड बताया। इसमें जब राशियां चेंज होंगी तो इसके फ्लेवर बदलेंगे। अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी को एक सीखने का विषय वस्तु, इंटेंस हो जाएंगे। राहु पे ही यही अभी अब हम कंटिन्यू रखते हैं। क्यों इसको कहते हैं कि रंक से राजा बनाता है, रोडपति से करोड़पति बनाता है? इसके बारे में ऐसे जो है राइम्स क्यों जुड़े हुए हैं? वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि राहु जो है ये किसका कॉन्टेम्परेरी है बर्थ चार्ट में? सूर्य का कॉन्टेम्परेरी है। सूर्य सौरमंडल का राजा, राहु अपने डोमेन का राजा। सूर्य है अनुशासन से काम करने वाला, तकलीफ दे के इंसान को इंसान बनाने वाला, लेकिन राहु है शॉर्टकट्स के थ्रू, हसलिंग के थ्रू रातों रात कुछ दे देने वाला, अचानक देने वाली ऊर्जा। इसीलिए कलयुग में राहु की रेलेवेंस बहुत कही गई है, क्योंकि आज की डेट में पेशेंस नहीं है लोगों के पास, जल्दी कुछ ना कुछ ले लेना चाहते हैं। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं हूं कि आपको जल्दी कुछ मिल सकता है या शॉर्टकट से कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत कर रखी है, एक समय पे आपने शनि के रूप में अपना तेल भी निकाला हुआ है मेहनत करके, तो अब अगर आप राहु को एक्टिवेट कर लोगे ना, आप उसी से स्मार्ट वर्क जनरेट करोगे और रातों रात बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ राहु को एक्टिवेट करोगे तो भटक जाओगे। राहु को एक्टिवेट करना है ना, तो शनि और गुरु के बाद एक्टिवेट करिए। गुरु ज्ञान, शनि उस ज्ञान को अप्लाई कहां करना है, फिर आइए राहु पे। और फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अकेले राहु को देखते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे इन चीजों में कुछ नहीं, मैंने करके देख लिया, क्योंकि आपको तस्वीर का पूरा हिस्सा तो दिखाया ही नहीं गया। अब राहु जो हैं ये खाली ओवरनाइट सक्सेस के कारक नहीं है। राहु जो है वो क्रिएटिव बुद्धि है, जो अचानक से इंसान को यूरेका कहलवा देती है। ये वो क्रिएटिव बुद्धि है जो चलते चलते किसी और तरफ चले थे, कोई नई इन्वेंशन हो गई। राहु वो क्रिएटिव जीनियस हैं जो इंसान को एकदम से फेस इन अ क्राउड बना देते हैं। आप देखिए कि क्रिकेट हजारों बच्चे खेलते हैं, रोज वाइट कपड़े डाल के नेट प्रैक्टिस पे गए होते हैं, लेकिन अच्छे राहु वाले जो बच्चे हैं वो आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये राहु है जो हसलिंग करवाता है। अच्छा, राहु क्या करता है? वो सही समय पे सही फैसला करवा देता है। आपके मेरे सभी के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन कई बार ना अपॉर्चुनिटीज निकल जाने के बाद हम कहते हैं हो ये अपॉर्चुनिटी थी, ये हमने क्या कर दिया। लेकिन जिनके राहु अच्छे होते हैं ना, लपक लेते हैं। वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। सही समय पे सही चीज को कैच करना ये राहु दिलवाते हैं। कई बार हम लोग ना वार्तालाप में जब बैठे होते हैं ना, इजीली बात करते हैं, यार हम तो इतने सयाने नहीं हैं, हमें तो चतुराई नहीं आती, फलाना बंदे ने देखो किस तरह से मौके को भांप के तो मौके को चौका लगा दिया। वो अच्छे मौके पे चौका आपने सही बोला, ये राहु है। अच्छे राहु वाले लोग क्या करते हैं, फट से हाजिर जवाब तो होते ही हैं, लेकिन उनकी बातों में सबसे ज्यादा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करवाना। लेकिन अब हमारे जो प्यारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनके मन में एक जरूर आ रहा होगा कि बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर हैं, भाई हम अपने राहु को एक्टिवेट कैसे करेंगे? Exactly. हम भी करोड़पति होना चाहते हैं, हम भी हसलर होना चाहते हैं, हम भी कामयाब होना चाहते हैं, इस राहु को एक्टिवेट कैसे किया जाए? उससे पहले समझ लीजिए राहु जब खराब होते हैं तो क्या करवाते हैं। खराब राहु वाला इंसान भ्रम की स्थिति में रहता है। ये भ्रम शुरुआत में कैसा हो सकता है कि आई एम ऑलवेज ऑल राइट, डोंट टीच मी, मुझे पहले ही पता है, यानी सीखने का इच्छुक नहीं है वो, गुरु को एक्टिवेट नहीं करेगा वो।
ज्यादा ओवर क्लेवर लोग, खराब राहु। दूसरा खराब राहु है, बहुत ज्यादा खराब जब हो जाता है, ये हेलोसिनेशंस दे देता है। उन लोगों को कोई ना कोई दिखना सुनना शुरू हो जाता है, उनके डिस्टर्ब्ड स्लीप से सपनों में कोई गलत मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये खराब राहु की दूसरी पहचान है। खराब राहु की तीसरी पहचान है षड्यंत्रकारी। सामने वाले का पैसा कैसे ले लूं, इस मौके से मैं कैसे भी साम दाम दंड भेद करके फायदा कैसे उठा लूं, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, वो खराब राहु। खराब राहु वाले, बहुत खराब राहु वाले जो लोग हैं, वो क्रिमिनल तक बन जाते हैं। ये खराब राहु की कुछ पहचानें हैं आउट ऑफ मैनी। लेकिन अच्छा राहु मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब किसी को सपोज करिए राहु की दशा चल रही है जी, और उसको लाइफ में लगातार अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, करूं तो क्या करूं, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है। धुंध राहु है, धुआं राहु है। कभी आपने धुंध में गाड़ी चलाई है तो आपको पता होगा आगे कुछ नहीं दिखता है, बस यही राहु है, गियर में चल रहे हैं। बस कहते हैं धुंध में गाड़ी चलानी हो ना तो धीरे धीरे चलाते रहो, आगे जाके अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो खराब राहु भी जब है ना, धीरे धीरे चलते रहो, आगे जाके रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब राहु खराब है ना, दो ऊर्जाएं ऐसी हैं जो राहु की किसी भी पीड़ा से मुक्ति दिला देती है। पहली ऊर्जा है चंद्रमा, दूसरी ऊर्जा है मंगल। राहु को हाथी बोला गया है, बिगड़ैल हाथी। मंगल है उसका महावत, अच्छा, जो उसको कंट्रोल करता है। और चंद्रमा है वो पानी जिसमें खड़ा होकर पागल से पागल हाथी भी शांत हो जाता है। अब किसी का राहु खराब है, उसको अगर हेलुसिनेशंस हो रही हैं, भ्रम की स्थिति हो रही है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिंदगी में कलेश, सफोकेशन, एक मजबूरी या कुछ ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा है इमीडिएटली चंद्रमा की धातु यानी चांदी पहन लीजिए। ये कड़े के रूप में हो सकती है, छल्ले के रूप में हो सकती है, चेन के रूप में हो सकती है। राहु के आधे फर्क तो इमीडिएटली आ जाएंगे। दूसरे, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू करिए। और तीसरे, अपने घर के साउथ ईस्ट में 0 वाट का लाल बल्ब चला दीजिए। आपके घर का जो साउथ ईस्ट है जी, इसकी ऊर्जा मंगल की ऊर्जा है। आपके घर में मंगल जब बलवान होगा, यहाँ पे शुक्र और मंगल दोनों की ऊर्जा होती है। अच्छा। यहाँ पे जब भी मंगल बलवान होगा, राहु कभी भी लाइफ में खराबी नहीं दे पाएगा। राहु को सही करना है, अपने बेडरूम को व्यवस्थित रखिए। बेडरूम में कभी जाके ऐसा ना लगे आपको कि बम फटा है। सुव्यवस्थित, बिल्कुल व्यवस्थित बेडरूम, मेसी नहीं होना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए और चीजें ठूसी हुई नहीं होनी चाहिए। योर बेडरूम शुड बी अ एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन, नॉट कलेक्शन। राइट, बिल्कुल। ये राहु की एक बहुत बड़ी रेमेडी कह लीजिए। राहु की रेमेडी इसके अलावा क्या है? राहु की रेमेडी है, अगर राहु लग्न में है, राहु अष्टम भाव में है, राहु चौथे भाव में है, राहु 10वें भाव में है, परेशान कर रहे हैं ना, हर स्क्वायर चीज मंगल है। तो चांदी का ही एक स्क्वायर टुकड़ा कटवाइए जो चंद्र और मंगल दोनों का सिंबल है, वो गले में पहन लीजिए, पर्स में रख लीजिए, मोबाइल के बैक केस में रख लीजिए। राहु की बड़ी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी, राहु फेवर करनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर राहु की हसलिंग चाहिए तो भैया पहले शनि को एक्टिवेट करिए, मेहनत करिए। एक बुक मैं आपको देता हूं जी, इस बुक से मुझे आप कुछ ना कुछ हाइलाइट्स दे दीजिए। कैसे दे दोगे? पढ़ेंगे पहले बुक पढ़ोगे, उसके बाद ही तो आराम से हाईलाइट दे पाओगे ना। यही रूल जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जब तक इन्स एंड आउट्स नहीं पता चलेंगे तब तक आपको कोई भी पॉइंट जो है वो शॉर्टकट्स नहीं दे पाएगा। शॉर्टकट्स लोगे तो केवल टोने टोटके वाले बन के रह जाओगे। राहु तो कम से कम ठीक नहीं होंगे। राहु को अन्य तरीका ठीक करने का, ननिहाल साइड जो है उनसे बड़े अच्छे संबंध बना के रखे जाएं, उनका आशीर्वाद हमेशा लिया जाए। जिनके राहु खराब होते हैं उनके ननिहाल साइड से ज्यादा संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या उनका ननिहाल साइड स्ट्रगलिंग मोड में होता है। जिनके राहु खराब होते हैं उनके घर के अंदर एक अजीब सा स्मेल का वातावरण आता है। हाँ, कई लोग होते हैं उनके घर में घुसो अजीब सी स्मेल हाँ जी, होती है। वो खराब राहु वाला घर होता है। और जिनके राहु खराब होते हैं ना, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एट्रीब्यूट आता है। गुरु को बोला जाता है फ्रेश ऑक्सीजन, जुपिटर को, और राहु को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठूस के रखोगे घर। हाँ जी। अब जिस घर में वेंटिलेशन होगी वो गुरु का घर,
जिस घर में सारी वेंटिलेशन के रास्ते बंद होंगे वो राहु का घर। जिस घर में रसोई में एग्जॉस्ट नहीं होगा, रसोई का धुआं पूरे घर में भरता होगा, वो राहु का घर। यानी कि आपको उनके घर के अंदर एंटर करते ही तड़के की छौंक आ जाएगी ना, वो राहु का घर है। और जिनके घर में किचन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, वो बृहस्पति का घर है। वो एक जगह पे या तो बृहस्पति रहेंगे या राहु रहेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या ऑक्सीजन रहेगी या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। अब आपका नेचर में राहु कैसे दिखते हैं? किसी भी चीज को पकड़ के बैठना, लीचड़ बन जाना, पार्डन माय वर्ड्स, ये राहु है। और चीजों में हेल्पफुल रहना, व्यवस्थित रहना, विजनरी बनना, ये अच्छे राहु की निशानी है। अच्छा राहु एड़ियां उठा के आने वाला समय देखता है, भांप लेता है। खराब राहु वाला वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में जीते हुए वो कर्जे भी ले लेता है। वर्तमान में जीते हुए आज का दिन निकल जाए, कल को गिरवी डाल दो। ये खराब राहु की निशानियां हैं। चौथे घर में जिनके राहु होते हैं, ज्यादातर उनको क्या होता है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ियों का शौक बड़ा होता है उनको। उसके लिए चाहे कर्जा लेना पड़ जाए, माता पिता को ब्लैकमेल करना पड़ जाए, वो ले लेंगे। ये खराब राहु की निशानियां हैं। 10वें घर में राहु होगा, किसी एक काम में सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी उनको, स्विच करते रहेंगे। हाँ, स्विच ही करते रहेंगे बिना बात के, और फिर कहेंगे लाइफ में स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता। राहु को समझना जरूरी है। समझ आ जाएगा, राहु ठीक अपने आप ही कर लोगे। अब आपको इतने राहु के एट्रीब्यूट बता दिए, जहां जहां पे हैं उनको सही करो ना। राहु है तो थॉट प्रोसेस ही ना, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। बिल्कुल सर, क्या ऐसा भी होता है कि राहु अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, लेकिन एक समय के लिए राहु खराब हो गए कभी? हाँ जी, बिल्कुल होता है। ये होता है कि गोचर में चलते चलते जब राहु जो है आपके बर्थ चार्ट में किसी खराब जगह से निकला, कुंडली में अच्छा भी था, लेकिन अभी उस राहु के पास आपको देने लायक टूल्स नहीं है। सपोज करिए, इसको उदाहरण से लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट में बहुत अच्छी एक अमाउंट ट्रांसफर हो गई। अब आपको बैंक का अकाउंट नंबर भूल गया, या जो ओटीपी वाला नंबर था वो नहीं याद आ रहा है, या फोन बंद हो गया, या ओटीपी आ रहा है। बिल्कुल, या आपके पास एटीएम का कार्ड नहीं है, यानी आप उस अकाउंट को एक्सेस अभी नहीं कर पा रहे हो। एक समय लगेगा, उस समय के बाद आपको वो सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी, आप अपना पैसा भोग पाओगे। तो राहु अच्छा है ना, तो गोचर में जब खराब राहु चलेगा, उस समय के लिए वो दिक्कत आएगी कि आप रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगा। और क्या कोई ऐसा समय भी आता है जब उस समय राहु एक्टिवेट होकर हमारी एकदम लाइफ पलट दे? ये हर एक की लाइफ में एक बार नहीं, हर 18 साल बाद आता है। अच्छा, राहु का एक पूरा राशि चक्र पूरा करने का समय 18 साल है। हर 18 साल में एक ऐसा फेज आएगा जब राहु आपको बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचाना, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आपने ओवर द टाइम इन चीजों को सीख के राहु को सही से डेवलप कर लिया, तो फिर वो राहु आपको आकाश तक ले ही जाएंगे। जरूरत है आपको पहचानने की राहु गड़बड़ कहां पे हो रहे हैं। क्या आप बिल्कुल चीजों में सतही तौर पे तो नहीं है, किसी चीज की डेप्थ में नहीं जाते, मेहनत नहीं करते हो, हमेशा सामने वाले की चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हो, छीनने की कोशिश करते हो, ओरिजिनल हो ही नहीं, तो भूल जाओ कि राहु की अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसको एनकैश कर पाओगे। राहु की अपॉर्चुनिटीज आज तक उन्होंने ही एनकैश की हैं जिन लोगों ने एक प्रोसेस फॉलो किया है, जिन लोगों ने शनि और गुरु का प्रोसेस फॉलो किया है। राहु दिल खोल के देते हैं उनको। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि राहु जिनका स्ट्रॉन्ग है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जैसे कि एआई, अभी आप देख लीजिए, जिसने भी सोचा एआई या सॉफ्टवेयर फील्ड जो है, आईटी फील्ड जो है, क्या राहु इन फील्ड्स में भी कमाल करता है? राहु हर फील्ड में कमाल करता है। सबसे पहला राहु उस बंदे का अच्छा था जिसने आग की खोज की, जिसने पहिया बनाया, वो भी राहु वाले लोग थे। हर एज में, हर युग में राहु वाले लोग आए हैं। हम अपने पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र, फलाना अस्त्र पढ़ते हैं, वो इन्वेंशन करने वाले ऋषियों के राहु अच्छे थे। जितने लोगों ने, अब मैडम क्यूरी ने कुछ बनाते हुए जो है वो रेडियो एक्टिविटी की खोज कर डाली, उनके राहु बड़े अच्छे थे। तो इस तरह से राहु हर युग में अच्छे वाले आए हैं। एआई बनाने वाले के राहु अच्छे हैं, और स्टीव जॉब्स के राहु बड़े अच्छे थे जिन्होंने एप्पल का सारा सिस्टम जनरेट किया। तो ये तो जिनकी कुंडलियां पढ़ पाए, हमने कॉमन फैक्टर तो उन सभी का राहु देखा। गुड राहु आर हसलर्स, जुगाड़ू लोग। राहु का एक मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। ये कितना कारगर सिद्ध होता है और किन लोगों के लिए होता है? मंत्रों का अपना एक फोनेटिक्स होता है। अच्छा।
उस फोनेटिक के हिसाब से उस पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर विधि से एक पर्टिकुलर चीज की माला पे इन मंत्रों का पर्टिकुलर समय पे जप करना होता है। अच्छा, इतना अब साइंस है? इतना साइंस है ये। तब वो नाद जो है, वो वाइब्रेशंस जो हैं कनेक्ट भी होती हैं और डिवाइन को आपसे जोड़ती भी हैं। उनके बिना आप करते रहो, बहुत सी दवाइयां ली पर फर्क कोई नहीं पड़ा। तो मंत्र ना बोलने में फैंसी लगते हैं, लेकिन मंत्रों का अपना एक आचरण है, मंत्रों की अपनी एक अलग से विद्या है। बिल्कुल। आजकल एक फैशन हो गया हर चीज को साइंस बोलना। साइंस अभी बड़ा छोटा पार्ट है, विद्या बहुत बड़ा पार्ट है। साइंस अभी जुम्मा जुम्मा कितना 400 साल हुए हैं जब से हमने साइंस वर्ड सुनना शुरू किया है। उससे पहले तो साइंस मानती थी कि अर्थ फ्लैट है। उससे पहले और आज की डेट में भी साइंस मन की एग्जिस्टेंस को नहीं मानती है। साइंस कहती है कि मन जो है वो एक दिमाग का ग्लैंड है। अभी साइंस अपने इन्फेंट स्टेज पे है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कई हजारों साल से एग्जिस्टेंस में है, ये विद्याएं हैं। हम साइंस कह के ना इनको, ज्योतिष शास्त्र है, हम कहते हैं जी ज्योतिष एक साइंस है, हम ज्योतिष को नीचा कर रहे हैं। साइंस ने अभी डेवलप बहुत होना है। जब तक साइंटिस्ट अर्थ को फ्लैट मान रहे थे, ज्योतिष ने तो बता दिया था अर्थ स्फेरिकल है, ज्योतिष ने तो ग्रहों की दूरियां तक बता दी थी। लेकिन नहीं, एक फैशन है ना कि जो चीज वेस्टर्नाइज्ड है उसको ऊपर रखना है। तो मंत्रोच्चारण भी जो है, बात वहां से चली थी कि मंत्रोच्चारण को एक प्रॉपर विद्या के अंडर आके एक पूरे माहौल में करना होता है, तभी वो प्रोसेस जो है आपके लिए कोई रिजल्ट लेके आता है। आप कभी गाड़ी चलाते हुए रोटी बेल के आप बना सकते हो? उसके लिए रसोई, चूल्हा, एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से हर चीज के लिए एक जैसे एनवायरनमेंट होता है, मंत्रोच्चारण के लिए भी होता है ना। खाली बैठ गए मंत्र बोलने शुरू कर दिए, वो भी असर नहीं देगा। आप चाय बनाइए, नीचे आग मत जलाइए, चाय बनेगी ही नहीं। तो ओम राम राहवे नमा जो है मंत्र सही है, राहु के आगे कई और फोनेटिक मंत्र भी होते हैं, लेकिन हर एक का एक प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करेंगे डेफिनेटली असर देगा, और गोली की तरह असर देता है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। सर लास्ट में अगर कोई बात और आप बताना चाहते हो राहु के बारे में जो मैंने ना पूछी? डेफिनेटली अब राहु को अपनी फेवर में करना है, राहु को अच्छे से ट्रिगर करना है ना, तो आपको राहु की बड़ी जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूँ। अरे वाह। वो रेमेडी जरूर करिए और साथ में अपने प्रोसेस को सही रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, बताशे यानी मंगल का एक प्रोडक्ट, यानी चीनी की वो चीज जो आग पे तपा के बनाई गई, प्योर मंगल बताशे मुट्ठी भर लीजिए, अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और क्रश करके उस जगह पे फेंक दीजिए जहां पे कीड़े मकोड़े आते हैं। ये कूड़े का ढेर हो सकता है, ये पीपल का कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जिसके नीचे कीड़े मकोड़े चल रहे हो, चींटियां बीटे चलती हैं। हाँ जी, उनको हर शनिवार को इसको डाल दीजिए। ओके। ये उपाय करते रहिए। राहु का इतना सटीक उपाय है कि जिसको नशे का कोई आदी हो उसका नशा डी एडिक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको भ्रम की स्थिति बन रही हो वो हो जाएगी, किसी को सॉल्यूशन ना मिल रहा हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके अंदर का वो जो हसलर राहु है वो इस उपाय से एक्टिवेट हो जाएगा। अरे वाह, तो सर आपने रामबाण दे दिया जी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में राहु कैसे कमाल दिखा रहे हैं, या अगर आपने रेमेडी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद की है तो क्या बदलाव आया। नमस्कार।